नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जटिल और संवेदनशील विषय पर बात करने वाले हैं। 2023-24 का गाजा युद्ध और उसके आसपास की हर चीज़। हमारे पास एक काफ़ी विस्तृत रिपोर्ट है जो इसके पूरे इतिहास, असर, भारत के नज़रिए और हालिया संघर्ष विराम समझौते का विश्लेषण करती है। कोशिश यही रहेगी कि इस रिपोर्ट से सबसे अहम जानकारी निकालें ताकि ये जो उलझी हुई स्थिति है इसे थोड़ा बेहतर समझा जा सके। तो कहाँ से शुरू करें? लगता है जड़ें इतिहास में काफ़ी गहरी हैं। बिल्कुल। आज जो हो रहा है उसे समझने के लिए 100 साल पीछे जाना जरूरी है। ये कोई अचानक भड़की हुई चीज नहीं है। हाँ, रिपोर्ट भी हमें प्रथम विश्व युद्ध के आसपास ले जाती है। ऑटोमन साम्राज्य का पतन और फिर वो बेल्फोर घोषणा। इसमें ऐसा क्या खास था जिसने आज के हालात की नींव रख दी? देखिए, बात है 1917 के बेल्फोर घोषणा पत्र की। इसमें ब्रिटेन ने फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर बनाने का वादा किया था। लेकिन साथ ही ये भी कहा कि वहां जो पहले से रह रहे गैर यहूदी समुदाय हैं, उनके नागरिक और धार्मिक अधिकारों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये एक तरह का, आप कह सकती हैं, बुनियादी विरोधाभास था। इसने शुरुआत से ही तनाव के बीज बो दिए थे। अच्छा, और फिर ब्रिटेन का शासन आया, मैंडेट जिसे कहते हैं, चीजें तेजी से बदली फिर। हाँ, ब्रिटिश मैंडेट जब 1922 से शुरू हुआ तो यूरोप से बड़े पैमाने पर यहूदी आप्रवासन हुआ। अब ये आप्रवासन और साथ में जमीन की खरीद, इससे जो स्थानीय अरब आबादी थी उनमें असंतोष बढ़ा। उनको अपनी जमीन खोने और विस्थापन का डर सताने लगा। इसी डर और गुस्से ने फिर आप देखें 1936 से 39 तक एक बड़ा अरब विद्रोह हुआ जिसे अंग्रेजों ने काफी सख्ती से दबा दिया। ये तनाव लगातार बढ़ता ही गया और फिर मामला पहुंच गया संयुक्त राष्ट्र तक। जी हाँ, ब्रिटेन से ये संभला नहीं तो 1947 में मामला यूएन में गया। यूएन ने एक योजना बनाई फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने की, एक यहूदी राज्य, एक अरब राज्य, और यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में रखने की बात थी। अच्छा। यहूदी नेतृत्व ने तो इसे मान लिया, पर अरब नेताओं ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। नतीजा ये हुआ कि ये योजना कभी लागू ही नहीं हो पाई। और इसी के फौरन बाद 1948 में वो युद्ध छिड़ गया। बिल्कुल। मई 1948 में जैसे ही इजराइल ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया, तुरंत 5 अरब देशों ने हमला कर दिया। उस युद्ध में इजराइल की जीत हुई और उसने यूएन की योजना से भी ज्यादा इलाके पे कब्जा कर लिया। यहीं से शुरुआत हुई नकबा की, जिसे विनाश कहते हैं, जब 7 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी बेघर हो गए, विस्थापित हो गए। ये फिलिस्तीनी शरणार्थी समस्या जो आज भी इतना बड़ा मुद्दा है, वो वहीं से शुरू हुई। तो ये जो शुरुआती साल थे वो मूलतः देशों के बीच की लड़ाई के थे, स्टेट वर्सेस स्टेट। हाँ, कह सकते हैं। शुरुआती दौर में बड़े युद्ध हुए, जैसे 1967 का 6 दिवसीय युद्ध। इसने तो नक्शा ही बदल कर रख दिया। हाँ, वो तो बहुत बड़ा था। इजराइल ने मिस्र से गाजा और सिनाई छीन लिया, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम, और सीरिया से गोलान हाइट्स। इसी युद्ध के बाद ये कब्जे वाले इलाके और शांति के लिए जमीन वाला सिद्धांत, जो यूएन प्रस्ताव 242 में है, वो सामने आया, और ये चीजें आज तक बहस का केंद्र है। और 1973 का योम किप्पुर युद्ध, वो भी एक अहम मोड़ था। क्या कहती है रिपोर्ट? हाँ, वो एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका था इजराइल के लिए। मिस्र और सीरिया ने अचानक हमला किया और इजराइल के अजेय होने का जो एक मिथक था वो टूट गया। हालांकि इजराइल ने पलटवार करके स्थिति संभाल ली, पर इस युद्ध ने ये साफ कर दिया कि सिर्फ सैन्य ताकत के दम पर स्टेटस को बनाए रखना मुश्किल है, और इसने कहीं ना कहीं भविष्य की कूटनीति के लिए दरवाजा खोला, जैसे बाद में मिस्र इजराइल के बीच कैंप डेविड समझौता हुआ 1978 में। अच्छा, तो यहाँ से शायद कहानी थोड़ी बदलती है। देशों की लड़ाई से हटकर फोकस फिलिस्तीनी आंदोलन पर आ गया। सही कहा आपने। अब फोकस शिफ्ट हुआ फिलिस्तीनी राष्ट्रवाद पर। फिलिस्तीन मुक्ति संगठन यानी पीएलओ, जो 1964 में बना था, वो यासिर अराफात के नेतृत्व में एक बड़ी ताकत बनकर उभरा। और फिर आया पहला इंतिफादा 1987 से 93 तक। हाँ, इंतिफादा। ये वेस्ट बैंक और गाजा में इजरायली कब्जे के खिलाफ एक जमीनी विद्रोह था। इसमें आम लोग शामिल थे, विरोध प्रदर्शन, सविनय अवज्ञा। इसने ये दिखा दिया कि कब्जा टिकाऊ नहीं है, लोग इसे स्वीकार नहीं कर रहे। और रिपोर्ट बताती है कि हमास भी इसी दौर में सामने आया।
पक्का, बिल्कुल। हमास की स्थापना 1987 में पहले इंतिफादा के दौरान ही गाजा में हुई। ये मुस्लिम ब्रदरहुड की एक शाखा के तौर पर शुरू हुआ। इसने फिलिस्तीनी राष्ट्रवाद को इस्लामी विचारधारा के साथ मिला दिया और इसने सामाजिक काम करके, लोगों की मदद करके उनके बीच अपनी जगह बनाई। खास बात यह है कि हमास ने शुरू से इजराइल के साथ किसी भी तरह के बातचीत वाले समझौते को खारिज किया और हथियारबंद संघर्ष का रास्ता चुना। इससे वो पीएलओ के लिए भी एक चुनौती बन गया। जो हमें ओस्लो तक ले आता है, वो एक उम्मीद का पल था शायद। एक पल था, पर बहुत छोटा। 1993 और 95 के ओस्लो समझौते ऐतिहासिक जरूर थे। इजराइल और पीएलओ ने पहली बार एक दूसरे को मान्यता दी। एक फिलिस्तीनी अथॉरिटी पीए बनी, जिसे कुछ इलाकों में सीमित अधिकार मिले, और ये तय हुआ कि अगले 5 साल में अंतिम स्थिति के मुद्दों पर बात होगी, जैसे यरूशलम, शरणार्थी, बस्तियां, सीमाएं, सुरक्षा। लेकिन ये उम्मीद, जैसा आपने कहा, छोटी थी, टूट गई। रिपोर्ट इसकी क्या वजह बताती है? सिर्फ चरमपंथियों का विरोध? रिपोर्ट इशारा करती है कि शायद असली कमजोरी ये थी कि सबसे मुश्किल मुद्दे जो जड़ थे समस्या की, जैसे यरूशलम, शरणार्थी, उनको बाद के लिए टाल दिया गया। अच्छा, मतलब टालना ही दिक्कत बना। हाँ, वो अनिश्चितता जो बनी रही, उसने शायद दोनों तरफ के चरमपंथियों को इसे पटरी से उतारने का मौका दे दिया। हमास ने आत्मघाती हमले तेज कर दिए। दूसरी तरफ इजरायली दक्षिणपंथियों का विरोध भी बहुत बढ़ा और 1995 में तो इजरायली प्रधानमंत्री yitzhak राबिन की हत्या ही कर दी गई। हाँ, वो तो बहुत बड़ा झटका था। बिल्कुल। और इजरायली बस्तियों का बनना भी जारी रहा। फिर 2000 में कैंप डेविड शिखर सम्मेलन भी फेल हो गया। और इसके बाद हिंसा और ज्यादा बढ़ गई, वो दूसरा इंतिफादा। जी, दूसरा इंतिफादा, जिसे अल अक्सा इंतिफादा भी कहते हैं, 2000 से करीब 2005 तक चला। ये पहले वाले से कहीं ज्यादा खूनी था। इसमें बड़े पैमाने पर आत्मघाती हमले हुए, फिर इजराइल ने बड़े सैन्य ऑपरेशन किए, जैसे ऑपरेशन डिफेंसिव शील्ड, और उसी दौरान वेस्ट बैंक में वो विवादित दीवार बननी शुरू हुई। इसने ओस्लो से जगी 2 राज्य समाधान की जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी, उसे भी लगभग दफन कर दिया। तो अगर आप पैटर्न देखें तो साफ है, संघर्ष का स्वरूप बदला। देशों के बीच की लड़ाई से हटकर ये असमित युद्ध यानी एसिमेट्रिक वॉरफेयर बन गया। मतलब एक तरफ ताकतवर इजरायली सेना, दूसरी तरफ गैर सरकारी लड़ाके जैसे हमास। और एक और पैटर्न दिखता है, जब भी कूटनीति फेल हुई, कट्टरपंथियों को ताकत मिली। जैसे अरब देशों की शुरुआती हार ने पीएलओ को उभारा और फिर ओस्लो की नाकामी ने हमास को मजबूत किया। ठीक है, इस पृष्ठभूमि के साथ अब आते हैं सीधे अक्टूबर 2023 पर। 7 अक्टूबर, इस घटना ने सब कुछ बदल दिया, ऐसा कहा जा रहा है। रिपोर्ट इसे प्रतिमान बदलाव यानी पैराडाइम शिफ्ट क्यों कहती है? क्योंकि हमले का पैमाना और उसका तरीका वो अभूतपूर्व था। हमास का ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, इसमें हजारों रॉकेट दागे गए और करीब 3000 लड़ाकों ने सीमा पार की। विस्फोटक, बुलडोजर, पैराग्लाइडर, हर तरीके से। और उन्होंने 20 से ज्यादा इजरायली बस्तियों, सैन्य ठिकानों और एक संगीत समारोह पर हमला किया। और इंसानी कीमत, रिपोर्ट के आंकड़े वाकई दहलाने वाले हैं। बहुत ज्यादा। इजराइल में करीब 1200 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक थे, और 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया। ये इजराइल के इतिहास का सबसे घातक, सबसे भयानक दिन था। बिल्कुल। हमास ने इसकी वजह गिनाई, जैसे अल अक्सा मस्जिद से जुड़ी घटनाएं, गाजा की सालों से चली आ रही नाकाबंदी। लेकिन रिपोर्ट ये भी इशारा करती है कि एक बड़ा मकसद शायद इजराइल और सऊदी अरब के बीच जो सामान्यीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, उसे पटरी से उतारना भी था। और इस हमले ने इजराइल की जो सालों पुरानी रणनीति थी, उसे कैसे नाकाम कर दिया? वो कंट्रोल वाली रणनीति। मतलब हाईटेक बाड़ लगा दी, खुफिया निगरानी रखी और बीच बीच में हमास की ताकत कम करने के लिए छोटे मोटे हमले कर दिए, जिसे वो घास काटना कहते थे। हाँ, सुना ये टर्म। ये पूरी रणनीति 7 अक्टूबर को बुरी तरह विनाशकारी रूप से फेल हो गई। और इसी नाकामी और सदमे ने इजराइल की इतनी जबरदस्त प्रतिक्रिया को जन्म दिया, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स, जिसका मकसद अब सिर्फ कंट्रोल करना नहीं था, बल्कि हमास को नष्ट करना, बंदूकों को वापस लाना और गाजा से भविष्य में किसी भी खतरे को पूरी तरह खत्म करना था। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स, ये कितना लंबा चला और कितना विनाशकारी था? रिपोर्ट क्या कहती है? ये इजराइल का अब तक का सबसे लंबा युद्ध बन गया है।
शुरुआत हुई भयानक हवाई बमबारी से, फिर 27 अक्टूबर 2023 को ज़मीनी हमला शुरू हुआ। पहले उत्तरी गाज़ा और गाज़ा सिटी, फिर खान यूनिस और फिर राफा में ऑपरेशन चला। आईडीएफ ने गाज़ा के करीब 75% हिस्से पर नियंत्रण कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2023 तक ही करीब 29,000 हथियार मतलब बम और मिसाइलें गिराए जा चुके थे। नतीजा भारी तबाही। गाज़ा के 70% तक घर या तो पूरी तरह बर्बाद हो गए या बुरी तरह क्षतिग्रस्त। और गाजा के आम लोगों पर इसका असर, मानवीय संकट कितना गहरा गया, उसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। तबाही के आंकड़े अकल्पनीय हैं। रिपोर्ट यूएन और गाज़ा स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों का हवाला देती है। 67,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए 67,000। जी, और 14,000 से ज्यादा लापता हैं, जिनका पता नहीं। 1,69,000 से ज्यादा घायल। मरने वालों में ज्यादातर औरतें और बच्चे हैं। और गाज़ा की लगभग पूरी आबादी, करीब 90% यानी 19 से 21 लाख लोग विस्थापित हो गए। कई बार वो सिकुड़ते हुए असुरक्षित इलाकों में रहने को मजबूर हुए। हालात बेहद खराब, बुनियादी चीजों की भारी कमी। और जो नाकाबंदी थी उसने हालात को और बिगाड़ दिया होगा। बिल्कुल, इजराइल ने नाकाबंदी और सख्त कर दी। खाना, पानी, दवाइयां, ईंधन, इन सब की सप्लाई पर गंभीर पाबंदियां लगा दी गईं। स्वास्थ्य व्यवस्था तो पूरी तरह चरमरा गई। 2024 के मध्य तक आते आते गाज़ा के कुछ हिस्सों में अकाल की पुष्टि हो गई। व्यापक कुपोषण फैल गया, खासकर बच्चों में। और तबाही का आलम यह है कि 5 करोड़ टन से ज्यादा मलबा जमा हो गया है, जिसमें न जाने कितने बिना फटे बम और विस्फोटक दबे पड़े हैं। बाप रे। तो ये सिर्फ एक मानवीय संकट नहीं है, ये गाज़ा के रहने लायक होने पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। रिपोर्ट कहती है कि इसे दोबारा बसाने में दशकों लग सकते हैं और अरबों डॉलर खर्च होंगे। और इस दौरान 5400 से ज्यादा सहायता कर्मी भी मारे गए हैं। और ये लड़ाई सिर्फ गाजा तक ही सीमित नहीं रही है ना, इसका असर पूरे क्षेत्र में फैला। हाँ बिल्कुल, लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह के साथ झड़पें लगभग तुरंत शुरू हो गईं, जो 2006 के युद्ध के बाद सबसे गंभीर थीं। फिर यमन में हूथियों ने लाल सागर में जहाज़ों पर हमले शुरू कर दिए। हाँ, वो तो काफी चर्चा में रहा। जी, फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए उन्होंने इस्राइल से जुड़े जहाज़ों को निशाना बनाया। इससे दुनिया का व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ और अमेरिका और ब्रिटेन को सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये ईरान का प्रतिरोध का अक्ष है। मतलब ईरान और उसके सहयोगी गुट जैसे हमास, हिजबुल्लाह, हूती और इराक और सीरिया में कुछ मिलिशिया, ये सब मिलकर इजराइल और अमेरिका पर कई मोर्चों से दबाव बना रहे थे। इसमें इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमले भी शामिल हैं। लेकिन ये गौर करने वाली बात है कि ये बढ़ाव नपा तुला रहा है। मतलब तनाव बढ़ा, हिंसा हुई, पर एक पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध से बचने की कोशिश दोनों तरफ से दिखी। इसे आप एक तरह का प्रबंधित तनाव या प्रॉक्सी युद्ध कह सकती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भारत की। इस बेहद मुश्किल हालात में भारत ने क्या रुख अपनाया? रिपोर्ट कहती है कि भारत एक तरह से रस्सी पर चल रहा था, संतुलन साधने की कोशिश। ये बहुत ही नाजुक थी। देखिए, पश्चिम एशिया भारत के लिए कई मायनों में अहम है। हमारी ऊर्जा सुरक्षा वहीं से जुड़ी है, हमारा व्यापार है, लाखों भारतीय वहां रहते हैं और काम करते हैं। और ऐतिहासिक रूप से देखें तो भारत फिलिस्तीन का समर्थक रहा है। हाँ, वो तो है। हमारी अपनी उपनिवेशवाद विरोधी जड़ें हैं। हम गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता रहे हैं। हमने यूएन में विभाजन के खिलाफ वोट दिया था। 1980 में पीएलओ को मान्यता दी। इजरायल के साथ तो हमने पूरे राजनयिक संबंध भी 1992 में जाके बनाए। फिर वो डीहाइफेनेटेड पॉलिसी आई थी, उसका क्या मतलब था, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, वो शीत युद्ध के बाद की बात है। भारत ने ज्यादा व्यवहारिक रुख अपनाना शुरू किया। डीहाइफिनेटेड का सीधा मतलब था कि भारत इजरायल और फिलिस्तीन के साथ अपने रिश्तों को अलग अलग देखेगा, एक को दूसरे से जोड़कर नहीं। यानी इजरायल के साथ अपने राष्ट्रीय हितों जैसे रक्षा तकनीक, कृषि में सहयोग, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए रिश्ते मजबूत करना, लेकिन साथ ही फिलिस्तीन के मुद्दे पर अपने पारंपरिक समर्थन को भी बनाए रखना। अच्छा, मतलब दोनों को अलग अलग साधना। जी, और मोदी सरकार के तहत ये नीति और विकसित हुई, जिसे मल्टी अलाइनमेंट यानी बहु संरेखण कहा गया। इसका मतलब था सिर्फ इजराइल ही नहीं, बल्कि खाड़ी के जो अहम अरब देश हैं जैसे यूएई, सऊदी अरब, उनके साथ भी रणनीतिक साझेदारी बनाना।
भारत सबके साथ रिश्ते रखना चाहता है, किसी एक खेमे में बंद कर नहीं। तो फिर 7 अक्टूबर के हमलों और उसके बाद के युद्ध पर भारत ने इस मल्टी अलाइनमेंट को कैसे साधा? ये तो एक बड़ी परीक्षा रही होगी। बिल्कुल, ये भारत की मल्टी अलाइनमेंट नीति की एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। शुरुआती प्रतिक्रिया 7 अक्टूबर को ही प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट था, जिसमें उन्होंने हमास के हमलों की आतंकवादी हमले कहकर निंदा की और इजराइल के साथ एकजुटता व्यक्त की। हाँ, वो काफी जीदा बयान था। जी, और इसे कई लोगों ने इजराइल की तरफ एक स्पष्ट झुकाव के तौर पर देखा। लेकिन जैसे जैसे गाजा में मानवीय संकट गहराता गया, मौतें बढ़ती गईं, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा, तो भारत ने धीरे धीरे अपने रुख को थोड़ा संतुलित किया। बाद के बयानों में भारत ने आम नागरिकों की मौत पर चिंता जताई, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने की अपील की और 2 राज्य समाधान के अपने पुराने स्टैंड को फिर से दोहराया। और संयुक्त राष्ट्र में जो वोटिंग हुई उसमें भी ये संतुलन दिखा। हाँ, वो काफी दिलचस्प था। अक्टूबर 2023 में जब यूएन में मानवीय युद्ध विराम का प्रस्ताव आया तो भारत वोटिंग से बाहर रहा। अनुपस्थित रहा। जी, अनुपस्थित रहा। वजह बताई गई कि प्रस्ताव में हमास के हमलों की निंदा शामिल नहीं थी। लेकिन दिसंबर 2023 तक आते आते जब स्थिति और बिगड़ गई थी, भारत ने तत्काल मानवीय युद्ध विराम की मांग वाले प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया और बाद के वोटों में भी यही रुख कायम रखा। इसके अलावा भारत ने इजराइल से अपने नागरिकों, करीब 18,000 लोग को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय भी चलाया और गाजा के लिए मानवीय सहायता भी भेजी। इस पूरे संघर्ष के भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक नतीजे क्या रहे? रिपोर्ट इस पे क्या कहती है? नतीजे काफी महत्वपूर्ण और गंभीर रहे हैं। सबसे पहले तो ऊर्जा सुरक्षा। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा तेल आयात करता है, ज्यादातर पश्चिम एशिया से। संघर्ष की वजह से तेल की कीमतें बढ़ी, जिसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ा। आयात बिल बढ़ा, महंगाई बढ़ी, घाटा बढ़ा, रुपए पर दबाव आया। हाँ, वो तो महसूस हुआ। दूसरा, व्यापार। लाल सागर में हूथियों के हमलों ने उस रास्ते को बाधित कर दिया जो यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और अमेरिकी पूर्वी तट के साथ हमारे व्यापार के लिए बहुत अहम है। इससे माल ढुलाई का किराया कई गुना बढ़ गया। जहाज़ों को घूमकर जाना पड़ा, जिससे समय ज्यादा लगा। सप्लाई चेन की दिक्कतें सामने आईं। इसने हमें अपनी समुद्री निर्भरता की कमजोरी का एहसास कराया। और वो IMEC कॉरिडोर का क्या हुआ? वो शायद सबसे बड़ा रणनीतिक झटका था। भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC, जिसका ऐलान G20 में लड़ाई से कुछ ही हफ्ते पहले बड़ी धूमधाम से हुआ था। हाँ, बड़ी उम्मीदें थी उससे। बिल्कुल, लेकिन ये पूरा प्रोजेक्ट क्षेत्रीय स्थिरता और खासकर इजराइल सऊदी अरब के रिश्तों के सामान्य होने पर टिका था। युद्ध ने उस सामान्यकरण की प्रक्रिया को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया। तो IMEC फिलहाल ठंडे बस्ते में चला गया है। ये भारत की एक बड़ी भू आर्थिक रणनीति के लिए झटका है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अक्टूबर 2025 के संघर्ष विराम समझौते की। रिपोर्ट के मुताबिक ये क्या है और इसमें क्या खास बातें हैं? हाँ, रिपोर्ट एक 20 सूत्रीय योजना का जिक्र करती है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसकी मध्यस्थता अमेरिका ने की है। इसका मुख्य फोकस फिलहाल लड़ाई को रोकना है, जिसे टेक्निकल डीएस्केलेशन कहते हैं। जो असली गहरे राजनीतिक मुद्दे हैं, उनको फिलहाल टाल दिया गया है। अच्छा, सिर्फ लड़ाई रोकना। जी, पहले चरण में क्या है? इजरायली सेना एक तय रेखा तक पीछे हटेगी, लेकिन फिर भी करीब 53% गाजा पर उसका नियंत्रण बना रहेगा। इसके बाद युद्ध विराम लागू होगा, फिर बंधकों और कैदियों की अदला बदली होगी। रिपोर्ट के मुताबिक हमास 20 जीवित बंधक और फिर 28 शव सौंपेगा। बदले में इजराइल करीब 250 आजीवन सजा काट रहे कैदी और 1700 गाजा से पकड़े गए बंदी रिहा करेगा। मानवीय सहायता में भारी बढ़ोतरी की जाएगी। लक्ष्य है 600 ट्रक रोज और निगरानी के लिए एक छोटी बहुराष्ट्रीय फोर्स तैनात होगी। मिस्र, कतर, तुर्की के सैनिक होंगे। अमेरिका निगरानी करेगा, पर जमीन पर अमेरिकी सैनिक नहीं होंगे। और गाजा के भविष्य के लिए क्या योजना है? मतलब अगले दिन क्या होगा? ये हिस्सा काफी कह सकते हैं विवादास्पद है और इसमें बहुत अस्पष्टता है। योजना के मुताबिक गाजा का नागरिक प्रशासन चलाने के लिए फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट्स की एक अस्थायी कमेटी बनाई जाएगी। इसकी निगरानी एक अंतर्राष्ट्रीय शांति बोर्ड करेगा, जिसके अध्यक्ष पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और सदस्य टोनी ब्लेयर जैसे लोग होंगे। आगे चलकर ये प्रशासन एक सुधरे हुए फिलिस्तीनी अथॉरिटी PA को सौंपने की बात है। लेकिन इस सुधार क्या होंगे?
ये कहीं साफ नहीं किया गया है। और सबसे अहम और शायद सबसे मुश्किल शर्त, गाजा का पूर्ण विसैनीकरण। मतलब हमास का कोई हथियार नहीं, कोई सैन्य या आतंकी ढांचा नहीं बचेगा और गाजा के शासन में हमास की कोई भविष्य की भूमिका नहीं होगी। कोई भूमिका नहीं। जी। हमास के सदस्यों को या तो माफी, अगर वो शांति से रहने को तैयार हों, या फिर निर्वासन का विकल्प दिया जाएगा। और इजरायली सेना की वापसी भी चरणबद्ध और सशर्त है। पहले 40% तक, फिर 15% तक, लेकिन एक सुरक्षा परिधि तब तक बनी रहेगी जब तक गाजा ठीक से सुरक्षित नहीं हो जाता। इसकी कोई समय सीमा या मानदंड तय नहीं है। लेकिन रिपोर्ट इस समझौते की बहुत सी खामियों की तरफ भी इशारा करती है ना? वो कौन से अटकने वाले बिंदु हैं जो इसे मुश्किल बनाते हैं? हाँ, यहीं पर असली पेंच है। ये वो दरारें हैं जो इस समझौते की लंबी उम्र पर सवाल उठाती हैं। पहली और सबसे बड़ी, हमास का निरस्त्रीकरण। उनसे पूरी तरह हथियार डालने की मांग करना उनकी मूल पहचान और उनके वजूद के ही खिलाफ है। हमास सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं, एक सशस्त्र आंदोलन भी है। 2 साल के भयानक युद्ध के बाद, जिसमें वो पूरी तरह खत्म नहीं हुए, वो आसानी से हथियार डाल देंगे, इसकी संभावना बहुत कम लगती है। रिपोर्ट कहती है कि वो शायद तभी हथियार डालें जब एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य बन जाए। और फिलिस्तीनी अथॉरिटी की भूमिका को लेकर भी विरोधाभास है। बिल्कुल, ये दूसरा बड़ा विरोधाभास है। योजना तो कहती है कि अंततः पीए गाजा का शासन संभालेगी, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू सार्वजनिक रूप से कई बार कह चुके हैं कि वो गाजा में पीए की किसी भी भूमिका को स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा। तो ये तो एकदम बुनियादी असहमति है जो समझौते की नींव को ही कमजोर करती है। और इजरायली सेना की जो अंतिम वापसी है वो भी पूरी तरह साफ नहीं है, जैसा आपने बताया। जी हाँ, वो जो 15% सुरक्षा परिधि बनाए रखने की बात है, उसके हटने के लिए शर्तें बहुत अस्पष्ट हैं, जब तक गाजा ठीक से सुरक्षित न हो जाए। इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि इजरायली सेना अनिश्चित काल तक गाजा के कुछ हिस्सों में बनी रह सकती है। ये स्थिति फिलिस्तीनियों के लिए अस्वीकार्य होगी और इससे नए सिरे से विद्रोह या टकराव का खतरा हमेशा बना रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि शासन का जो मॉडल सुझाया गया है, टेक्नोक्रेट्स, विदेशी निगरानी, उसमें ही वैधता का संकट है। हाँ बिल्कुल, एक तो ये टेक्नोक्रेट्स चुने हुए नहीं होंगे, ऊपर से विदेशी निगरानी। इसे आसानी से एक थोपा हुआ नव औपनिवेशिक ढांचा माना जा सकता है। और हमास, जो गाजा में एक बड़ी जमीनी हकीकत है, उसे पूरी तरह से बाहर रखना, ये जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करना है। इससे न सिर्फ वैधता का संकट पैदा होगा, बल्कि गाजा के अंदर ही सत्ता संघर्ष और अंदरूनी झगड़ों का खतरा भी बहुत बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के इस पूरी स्थिति का निचोड़ क्या निकलता है? बड़ी तस्वीर क्या उभर कर आ रही है? देखिए, ये युद्ध वाकई परिवर्तनकारी साबित हुआ है, लेकिन इसकी जड़ें उन 100 साल पुराने मुद्दों में हैं जिन पर हमने बात की। बाल्फोर, नकबा, 67 का कब्जा, ओस्लो की नाकामी। इस युद्ध ने इजराइल की रणनीतिक विफलता, वो कंट्रोल वाली नीति को उजागर किया। इसने गाजा में जीने लायक हालात का एक अभूतपूर्व संकट पैदा कर दिया है और हमने पूरे क्षेत्र में एक नपातुला लेकिन खतरनाक तनाव भी देखा है। भारत के लिए, जैसा हमने चर्चा की, ये एक बड़ी परीक्षा रही। इसने उसे मुश्किल संतुलन साधने पर मजबूर किया और उसकी आर्थिक कमजोरियों, खासकर ऊर्जा और व्यापार मार्गों पर निर्भरता को भी सामने लाया। और जहां तक इस संघर्ष विराम समझौते की बात है, ये लड़ाई रोकने का एक तकनीकी उपाय ज्यादा है, राजनीतिक समाधान बिल्कुल नहीं। ये उन बुनियादी कांटेदार मुद्दों को छूने से बचता है जिन पर असल झगड़ा है। हमास का भविष्य क्या होगा, गाजा पर किसका शासन होगा, अंतिम स्थिति के मुद्दे क्या होंगे, सीमाएं, यरूशलेम, शरणार्थी, इन सबको टाल दिया गया है। तो आगे क्या हो सकता है? रास्ता किधर जाता हुआ दिख रहा है? संभावित परिदृश्य क्या है? रिपोर्ट का आकलन ये है कि ये समझौता शायद सिर्फ अपने पहले चरण में ही कुछ हद तक सफल हो पाए, यानी बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता में कुछ बढ़ोतरी। लेकिन जो ढांचागत खामियां हैं, हमास के निरस्त्रीकरण का गतिरोध, पीए की भूमिका पर विरोधाभास, इजरायली वापसी की अनिश्चितता, उनके चलते इस समझौते का स्थायी शांति में बदलना लगभग असंभव लगता है। गाजा के शासन का जो मॉडल प्रस्तावित है, उसमें वैधता की कमी है और उसके विफल होने की संभावना ज्यादा है। यानी गाजा का भविष्य काफी अंधकार में लगता है रिपोर्ट के विश्लेषण के हिसाब से। निर्माण में दशकों और अरबों डॉलर लगेंगे और राजनीतिक स्थिरता तो निकट भविष्य में मुश्किल ही दिखती है। ज्यादा संभावना यही है
कि गाजा लंबे समय तक एक खंडित बाहरी मदद पर निर्भर और गहरे सदमे में जी रहा इलाका बना रहेगा। क्षेत्रीय स्तर पर देखें तो अरब देशों और इजरायल के बीच सामान्यीकरण की जो प्रक्रिया चल रही थी वो पटरी से उतर गई है। अरब जगत में आम लोगों का गुस्सा और बढ़ा है और वो अस्थिर सुरक्षा ढांचा, एक तरफ इजरायल अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान और उसका प्रतिरोध का अक्ष वो बना हुआ है जो कभी भी फिर से भड़क सकता है। भारत के लिए इसका मतलब है कि उसे लंबे समय के लिए अपनी पश्चिम एशिया नीति पर फिर से विचार करना होगा। इस ध्रुवीकृत क्षेत्र में संतुलन साधने का मुश्किल काम जारी रखना होगा। लाल सागर और IMEC जैसी बाधाओं ने ये भी दिखाया है कि भारत को अपनी समुद्री आत्मनिर्भरता बढ़ानी होगी और अपने हितों को क्षेत्रीय अस्थिरता से बचाने के लिए कनेक्टिविटी के विविध रास्ते तलाशने होंगे। वाकई ये एक बहुत ही गहरी जड़ों वाली और दूर तक असर डालने वाली स्थिति है। हमने इसके इतिहास को देखा, 2023-24 के भयानक युद्ध को समझा, भारत के नजरिए और इस नाजुक, शायद अस्थायी संघर्ष विराम को भी खोलने की कोशिश की। लगता है मुख्य बात यही निकल कर आ रही है। ये एक विराम हो सकता है, एक ठहराव, लेकिन जो मूल मुद्दे हैं वो भी गहरे अनसुलझे बने हुए हैं। बिल्कुल सही कहा। ये जो तकनीकी सुधार या इंतजाम किए गए हैं संघर्ष विराम में, वो उन बुनियादी राजनीतिक सवालों का जवाब नहीं देते जो एक सदी से भी ज्यादा समय से इस संघर्ष की जड़ में है। ये सोचने पर मजबूर करता है, इतनी भयानक तबाही हुई है और जो रास्ता सुझाया जा रहा है उसमें इतनी गहरी खामियां हैं, तो क्या ये संभव है कि इस मलबे से कोई बिल्कुल अलग, कोई अप्रत्याशित ढांचा या कोई ऐसी ताकत उभर कर सामने आए जो गाजा के भविष्य को आकार दे, शायद उन बड़ी शक्तियों के अनुमानों और योजनाओं से बिल्कुल परे, जिनके हाथ में अभी हमें बागडोर दिखती हैं? सोचने के लिए एक नुक्ता जरूर रही है। आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।